ही कर्नाटक का चुनाव है जिसमें राहुल गांधी जाकर के ओबीसी की बात करते हैं। उस वक्त बात करते हैं जब राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी ओबीसी विरोधी साबित करने में लगी हुई थी कि मोदी मोदी जोड़ करके उन्होंने ओबीसी का अपमान किया। विडंबना देखिए कि जिन मोदियों का नाम ले रहे थे राहुल गांधी उनमें कोई भी ओबीसी नहीं था। फिर भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रोपेगेंडा सर्कुलेट करने की मशीनरी है, वो झूठ और अंधविश्वास भी फैला लेते हैं। आज यानी 20 मई 2023 को सिद्धारमैया कर्नाटक के एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी की इस जीत को लोग कह रहे हैं कि 2024 का बिगुल अभी से बज गया है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि कर्नाटक जो भाजपा के पास साउथ का इकलौता राज्य था वो भी उन्होंने खो दिया है, जिसका नुकसान बीजेपी को 2024 के चुनाव में होने वाला है। कितना नुकसान होगा आज से ठीक एक साल बाद हमें वो पता पड़ जाएगा। आज की बात करें तो आज कर्नाटक में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और डीके शिव कुमार उनके डेप्यूटी बनेंगे। सिद्धारमैया जो कि गुरुबा गौड़ा कम्युनिटी से आते हैं और डीके शिव कुमार वोकालिंगा कम्युनिटी से आते हैं। आपको याद होगा राहुल का वो बयान जिसके बाद प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से राहुल गांधी को ओबीसी समुदाय का दुश्मन बता दिया था। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इसी का नाम तो राजनीति है कि आप अपने विपक्षी दल को किस तरह से जनता के सामने घेरने में सक्षम हो जाते हैं। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कारण हुई है। वैसे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यात्रा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कांग्रेस ने जिन सीटों से ये यात्रा निकाली वहां पर इसका असर भी हमें देखने मिला। लेकिन राज्य स्तर पर एक मजबूत जन नेता के बिना कोई भी राष्ट्रीय दल विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि यदि सिद्धारमैया जैसे एक मजबूत जन नेता की उपस्थिति नहीं होती, जो एक अच्छे प्रशासक और भ्रष्टाचार की राजनीति से ऊपर साबित हुए, सिद्धारमैया नहीं होते तो शायद 2023 में कांग्रेस का जीतना असंभव हो जाता। ऐसा मैं नहीं, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं। इसके अलावा डीके शिव कुमार ने भी कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस ने कहा है कि सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी की पसंद है और पार्टी की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। और आपको ये भी बता दें कि डीके शिव कुमार ही पार्टी प्रेसिडेंट बने रहेंगे कर्नाटक के लिए। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को औपचारिक रूप से सिद्धारमैया को सीएम और शिव कुमार को एकमात्र डिप्टी सीएम नियुक्त करने का फैसले की घोषणा की थी, जो कि आज वो शपथ ले रहे हैं। और हमें यह भी सुनने मिला था कि डीके शिव कुमार की ही ये मांग थी कि उनके अलावा डिप्टी सीएम और कोई नहीं होगा। सिद्धारमैया पे आते हैं। सिद्धारमैया के बारे में आप लोगों को थोड़ा इतिहास के बारे में और बता देते हैं कि उनका राजनीतिक करियर कैसा रहा। सिद्धारमैया मंडल आंदोलन के प्रबल नेता थे। एक छोटे परिवार से आने के बाद भी उन्होंने स्कूल के बाद एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। उन दिनों कुरुबा कम्युनिटी से आए एक लड़के के लिए ये नामुमकिन और मैं कहूँ कि ये एक सपना हुआ करता था। अपना एलएलबी पूरा करने के बाद उन्होंने मैसूर क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए कानून का अभ्यास शुरू किया। उन्होंने 1980 के दशक की शुरुआत में किसान आंदोलन के जाने माने नेता एमडी नजुद्वास्वामी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने ही सीधा को किसान संगठन कर्नाटक राज्य रायता संघ के प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया था। वह जीत गए और 1978 में राज्य विधानसभा में भी चले गए। बाद में वे जनता पार्टी में शामिल हो गए। वे एक के बाद एक चुनाव जीतते गए और जल्द ही मंत्री भी बन गए। जनता दल के विभाजन के बाद वह देवेगौड़ा के जनता दल सेक्युलर में शामिल हो गए। सिद्धारमैया हमेशा गरीबों के समर्थन में खड़े रहे और ओबीसी एससी आदिवासी प्रतिनिधि के प्रति प्रतिबद्ध रहे। उन्हें देवेगौड़ा के बाद मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद थी क्योंकि उन्होंने मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम के रूप में
काम किया था, लेकिन देवेगौड़ा ने अपने बेटे को चुना। सिद्धारमैया ने जेडीएस छोड़ दिया और कांग्रेस में प्रवेश किया। सिद्धारमैया कांग्रेस में मुख्यमंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। दिल्ली में भाजपा के सत्ता में आने के बाद उनके सभी बयानों में धर्मनिरपेक्षता और तर्कवाद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता देखी जा सकती है। उन्होंने कभी भगवावाद से समझौता नहीं किया। प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार को अपनी कलाई पर भगवा धामों की गठरी बांधे देखा जा सकता है, लेकिन सिद्धारमैया को नहीं देखा जा सकता। इसके अलावा अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भी मंदिरों में जाकर अपनी हिंदू आस्था का प्रदर्शन करते दिखाई दिए, लेकिन सिद्धारमैया ने अपनी राजनीति इन सभी धर्म से अलग चलाई। सिद्धारमैया आज मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आगे आने वाले चुनावों में किस तरीके से ये जाति की राजनीति चलने वाली है? इस समय देश में जाति को लेकर के जो राजनीति चल रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके आनुषंगिक संगठन ये विमर्श खड़ा करते हैं कि हम बिल्कुल जाति को नहीं मानते, हम राष्ट्र और धर्म दो पहचानों को लेकर के पूरे देश के हित में काम करते हैं। पर जाति है नहीं, जातिवाद पर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन विडंबना ये है कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर जाति केंद्रित राजनीति कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दूसरा विमर्श भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय दलों पर लगाया और कि वो जातियों की राजनीति करते हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी जो देश का दूसरा बड़ा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, उसको ये बात समझ में आई है कि हमने जो मंडल का विरोध किया था उसकी गलती हमने कबूल की मंडल पार्ट 2 में, और मंडल को लागू करने का उच्च शिक्षण संस्थानों में कांग्रेस ने एक बड़ी भूमिका निभाई। इस तरह से हम देखें तो कांग्रेस पार्टी को यह बात समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर कौन है। भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही मूलतः थोड़े से सवर्ण शहरी पढ़े लिखे तबकों की पार्टी हुआ करती थी, जिसमें बनिया, ब्राह्मण और राजपूत जातियां एक मुश्त बीजेपी को वोट देती है। और ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आज की तारीख में एक मुश्त अगर कोई वोट देता है तो वो वही तबका है जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। तो बाकी लोगों को गोलबंद करने के लिए भारतीय राजनीति में कोशिश लगातार होती रही है। समाजवादी आंदोलन का इतिहास रहा हो या मंडल का इतिहास रहा हो, इसने इन चीजों को केंद्र में लाया। और हमें याद करना चाहिए कि 2010 में जब यूपीए की सरकार थी तो संसद में एक राय होकर के कहा गया था कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और कांग्रेस सहमत भी थी। उसने जनगणना न करा करके सर्वे कराया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो कि जनगणना की समर्थक थी जाति जनगणना की, लेकिन पिछले दिनों से लगातार वो जाति जनगणना का विरोध कर रही है। इसका असर ये हो रहा है भारतीय राजनीति में कि दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित समाज के लोग यह देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका वोट तो लिया, उनकी नाराजगियों को भुना करके, उनके खाइयों को बड़ा दिखा करके एक गोलबंद किया हिंदू की पहचान में, लेकिन उनको हक नहीं मिल रहा है जिस मुद्दे को तमाम क्षेत्रीय दल लगातार उठाते रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का प्रतिपक्षी बनकर के कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को उठा रही है, और जिसका परिणाम कर्नाटक के चुनाव से भी हम जोड़ कर देख सकते हैं। पिछले दिनों जातिवार जनगणना पर समर्थन करते हुए सोनिया गांधी जी का पत्र आया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मांग की, और यही कर्नाटक का चुनाव है जिसमें राहुल गांधी जाकर के ओबीसी की बात करते हैं। उस वक्त बात करते हैं जब राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी ओबीसी विरोधी साबित करने में लगी हुई थी कि मोदी मोदी जोड़ करके उन्होंने ओबीसी का अपमान किया। विडंबना देखिए कि जिन मोदियों का नाम ले रहे थे राहुल गांधी, उनमें कोई भी ओबीसी नहीं था। फिर भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रोपेगेंडा सर्कुलेट करने की मशीनरी है, वो झूठ और अंधविश्वास भी फैला लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उसकी काट ये देखी है कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि उसी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए, वो कर्नाटक से ही आते हैं। सिद्धारमैया और डी के शिव कुमार ये दोनों पिछड़े तबके से आते हैं, और वहां पर जाति जनगणना की बात होती है और बाकी बुनियादी मुद्दों की बात होती है, कर्नाटक की जनता के मुद्दे थे। इसको लेकर के जब कामयाबी हासिल होती है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति है कि ओबीसी और दलित जातियों को लेकर के क्या हम कोई ऐसी गोलबंदी कर सकते हैं जिसमें हमने भूपेश बघेल को भी ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया, हमने अशोक गहलोत को बनाया,
हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित सब तबके से बनाया है। और ये इसलिए करना जरूरी हो रहा है क्योंकि बीजेपी जो जाति को नहीं मानती थी वो कैबिनेट मंत्रियों की जातियां बता रही है, बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके। प्रधानमंत्री खुद अपनी जाति, जब मौका मिलता है चुनाव का, तो वो अपनी जाति बताते हैं। राष्ट्रपति तक की जातियां बताई जा रही हैं। इस परिप्रेक्ष्य में ये एक कर्नाटक का चुनाव एक ऐसा विमर्श खड़ा कर रहा है कि अगर एक बहुसंख्यक आबादी को हक हिस्सेदारी की बात करें हम, तो सांप्रदायिकता की काट यही है। सामाजिक न्याय के मुद्दे में सांप्रदायिक राजनीति का जवाब छिपा हुआ है, और सामाजिक न्याय की राजनीति हिस्सेदारी की बात करती है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने हिस्सेदारी के सवाल को मजबूती से उठाया, और इसका नेतृत्व वहां के लोगों को ये बात समझाने में कामयाब हो गया कि हम सबका एक भारत बनाना चाहते हैं। अब आपके इस सवाल पर अगर आए कि इस सब का 2024 के चुनाव पर क्या असर होगा, मुझे लगता है कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की जो शैली है सियासत की, वो कई तरफ से काम करती है। पैसा आज की तारीख में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास है। मीडिया की मिशनरी आज की तारीख में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास है, जो उनके हर एजेंडे, चाहे वो कोई बाबा टीवी पर बैठा दिया जा रहा हो, लाइव टेलीकास्ट किसी बाबा का हो रहा है जो संविधान के विरोध में खड़े होकर कहता है कि हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन भी हूबहू यही मांग करते हैं कि हम इसे अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो इस तरह का काम मीडिया कर रही है, जो लाइव टेलीकास्ट कर रही है। तीसरी तरफ मिशनरियों का दुरुपयोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हालांकि शुरुआत कांग्रेस ने भी की थी, लेकिन कांग्रेस को अब समझ में आ रहा होगा कि कितना बेजा इस्तेमाल इसका किया जा सकता है। इन सारी ताकतों के बीजेपी के पक्ष में होने के बावजूद मुझे लगता है कि लोकतंत्र का बुनियादी तकाजा ये कहता है कि जनता के आक्रोश को आप बहुत मैनेजमेंट के जरिए बहुत दूर तक नहीं रोक पाएंगे। जनता के आक्रोश को आप ईवीएम या प्रशासन या पाखंड अंधविश्वास या मीडिया के प्रोपेगेंडा से बहुत दूर तक नहीं रोक पाएंगे। इस चीज को रोकने के लिए सरोकारी मुद्दे केंद्र में हैं, और मुझे लगता है कि इस समय जो 2024 का चुनाव हमारे सामने है, अगर जातिवार जनगणना को, जैसे मिसाल के तौर पर एक बात देखें कि कांग्रेस पार्टी ने रायपुर अधिवेशन में यह कहा कि हम अपने सभी संगठन के हिस्सों में 50% आरक्षित वर्ग को देंगे जगह, SC ST OBC को, माइनॉरिटी को। उसके बाद उसका कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया नहीं। जबकि आप अगर कोई स्टैंड ले रहे हैं तो उसको फ्रंट फुट पर आकर के खेलिए। अगर आपने जाति जनगणना की बात की है, ओबीसी की बात की है, तो आइए अब एक लकीर खींचिए कि अगर आपकी सरकार बनती है तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू होने के बाद जो अपर लिमिट क्रॉस हो गई है 50% की, आप ये घोषणा पत्र में डालिए कि 52% आबादी को 52% रिजर्वेशन देंगे। इससे पूरा चुनाव बदल जाएगा 2024 का, और SC ST OBC और माइनॉरिटी के तबकों को, किसानों को, मजदूरों को अगर ये बात देखेगी कि कोई दल केवल मंदिर मस्जिद धर्म की राजनीति में हमें बांटने की बजाय हमारी शिक्षा, रोजगार, हिस्सेदारी की बात करता है, तो वो वोटिंग उधर शिफ्ट होगी। और कांग्रेस पार्टी को एक दूसरी रणनीति ये भी अपनानी चाहिए कि जिन जगहों पर जो क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां उनका साथ दे कांग्रेस पार्टी, और जहां कांग्रेस पार्टी सीधे लगभग 200-250 सीटें ऐसी हैं, 250 के ऊपर, जिसमें केवल कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है, वहां सीधे सारे लोग मिलकर के कांग्रेस का साथ दें, और बाकी जगह पे कांग्रेस क्षेत्रीय दलों का साथ दे, मुद्दों और एजेंडों पर चुनाव लड़ा जाए। तो कर्नाटक का चुनाव मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव के पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में भी असर करेगा, और उसके बाद हरियाणा से होते हुए 2024 के चुनाव को बदल कर रखने की क्षमता रखता है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।